हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम्स में, तो अपनी जो है तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। और जो है मैंने डेली जो है आपको जो है सीडीपी का पेपर या सीटेट का जो है एग्ज़ाम्स के पेपर जो है मैं डेली आपको करा रहा हूँ। 2 पेपर जो है मैं डेली अपलोड करता हूँ आपके लिए। जो है एक चीज़ है कि मैं सीटेट के लिए जो है न्यू सीरीज़ लेकर के आपको जो है एक सीरीज़ लेकर के आया हूँ, जिसमें नए पेपर्स, पुराने पेपर्स, जो है प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स जो क्वेश्चंस हैं, जो अक्सर रिपीट होने वाले क्वेश्चंस की जो है सीरीज़ है। तो आप ये ज़रूर सीरीज़ को मिस मत कीजिएगा, ये पेपर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ देखेंगे, सॉल्व करेंगे, जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है टारगेट रखते हैं वो है 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का, नए नए जो है टॉपिक्स पर जो है क्वेश्चंस पेपर जो है लेके आने का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रीड करते वक्त इस सेंटेंस, इस शब्द को ज़रूर याद रखिएगा कि नहीं पूछा गया है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप क्वेश्चंस को रीड करते हुए तुरंत जो है आंसर दे देंगे कि क्या क्या करना चाहिए, और इसमें से कोई भी एक जो है ऑप्शंस दिखेगा आप सरसरी निगाह से आंसर दे देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है पियाजे की 4 अवस्थाओं में से एक अवस्था है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, जानते हैं। वर्गीकरण के मौके देना या ऐसी जो है समस्याएं देना जिसमें जो है अमूर्तता की आवश्यकता हो, या क्रमिक जो है क्रमित जो है करने के कार्य देना, ठीक है, क्रम पूर्वक, या मूर्त संसाधन देना। तो देखिए, इसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो है मूल कार्य होता है वो जो नहीं होना चाहिए वो है अमूर्तता की जो है आवश्यकता होती है। इसमें ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता की। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के जो है 4 अवस्थाओं में से एक अवस्था है, वो है तीसरी अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है बच्चे में जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। तो ऐसे में जो है क्या बच्चे का जो है मानसिक विकास अभी उतना परिपक्व नहीं हुआ होता है कि ताकि वो अमूर्त चीज़ों पे जो है बात कर सके, अपनी जो अमूर्त चीज़ों पे जो है समस्या समाधान कर सके। इसलिए ये जो इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है यथार्थवादी सोच का होता है, तार्किक सोच का होता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन वो अमूर्त चीज़ों पे जो है ज़्यादा जो है वो ध्यान नहीं दे पाता, ठीक है। ये अमूर्त जो है अमूर्त चीज़ों में कब होता है, तो बच्चा जो है पियाजे की चौथी अवस्था जो होती है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो आमतौर पे जो है ये बच्चा जो होता है ये 11 से 15 वर्ष का बच्चा इन चीज़ों पे जो है परिकल्पना कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक विन्यास के जो है पूर्व जो है निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है अनुकूलन, समाजीकरण, अधिगम और परिपक्वता। तो देखिए, इसका सही जवाब है परिपक्वता। ध्यान रखिएगा, परिपक्वता का मतलब है मेच्योरिटी। तो आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। जो है व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की परस्पर क्रिया से बनता है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों की परस्पर क्रिया से बनता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बच्चा जो है डेवलप होता है, डेवलप होने की जो है स्टेजेस में हर जो है उम्र बाई उम्र जो होता है धीरे धीरे जो है बच्चा जो है परिपक्व होता है, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है, ठीक। इसका यही संबंध है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे में जो है दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता होती है, ये बुद्धि के किस जो है स्वरूप को दर्शाती है। देखिए, स्थानिकीय संबंध बुद्धि, या अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि, और ये प्राकृतिक जो है बुद्धि। तो देखिए, जो है ये जो है चारों जो है ऑप्शंस देखिए मैं आपको बता देता हूं। तो ये गार्डनर का जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत पर आधारित है। ये चारों ऑप्शंस जो है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। और इसमें जो है जो आंसर जो है दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है वो कहलाती है अंतरः वैयक्तिक जो है बुद्धि कहलाती है। ध्यान रखिएगा, अंतरः वैयक्तिक बुद्धि, है ना। और देखिए, अंतः वैयक्तिक बुद्धि क्या होती है, तो इसमें जो होता है स्वयं के बारे में जानने का बच्चा प्रयास करता है। ध्यान रखिएगा, स्वयं के बारे में जानना, तो स्वयं के बारे में जानना मैं लिख देता हूं। तो ये जो होती है बुद्धि अंतः वैयक्तिक बुद्धि होती है। जैसे स्वयं के बारे में कौन जानता है, तो आपने नाम सुना होगा बुद्ध का, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, और महावीर जैन। तो ये सभी लोग जो है स्वयं के बारे में जो है अच्छी तरीके से जानते हैं, अपने जो है अंतरात्मा को जो है पहचानते हैं कि किस तरीके से जो है आमतौर पर विचारक लोग जो हैं इसी अंतः वैयक्तिक बुद्धि पर आधारित होता है इनका इंटेलिजेंस।
और प्राकृतिक बुद्धि का मतलब है प्राकृतिक चीज़ों के बारे में जानना, पेड़ पौधों के बारे में जानना, नेचर के प्रति जानना, जीव जंतुओं के बारे में जानता। स्थानिकीय संबंध बुद्धि में मतलब स्थान के बारे में अच्छी पकड़ होना, खाली स्थान के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कोई खाली प्लॉट पड़ा है और आप ना एक आर्किटेक्ट हायर करते हैं, कहते हैं भैया मुझे घर का ड्राइंग बनाना है, मुझे घर बनवाना है, तो वो किस तरीके से बनेगा, तो वो खाली घर में जो है नक्शा बना करके दे देता है और आप घर बनवा लेते हैं। तो उसको खाली स्थान की अच्छी पकड़ होती है। ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा का जो है एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है, ठीक है, आप उसके विषय में पता करते हैं और पाते हैं कि वही छात्र जो है अपने घर में बहुत कम बात करता है। देखिए, घर में कम बात कर रहा है बच्चा और जो है क्लास में बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, तो वो जो है आप उस छात्र के विषय में क्या जो है विचार प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, विद्यालय प्रत्येक समय जो है बच्चों को जो है खूब बात करने का अवसर देता है। क्या ऐसा होता है, आप जितने भी स्कूल में गए हैं, क्या आपको स्कूल जो होते हैं, क्लासरूम जो होते हैं, क्या आपको बहुत सारी बात करने का अवसर देते हैं एक दूसरे से? तो बिल्कुल भी ये गलत है। ठीक है, ये कहीं पे तर्क नहीं है। ठीक, शिक्षकों की ये मांग है कि बच्चे जो है विद्यालय में खूब जो है बात करें। तो क्या टीचर ऐसा कहते हैं आपसे? कभी भी आपने स्कूल में इतने आप सभी लोग जो है स्कूल में पढ़े हैं, क्या आपसे टीचर ने कभी कहा है कि खूब बात किया करो, खूब शोर शराबा किया करो, बातें आते किया? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। या उस बच्चे को जो है उसके घर पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए घर पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि इसलिए वो बात नहीं करता घर में? क्या ऐसा भी हो सकता है किसी को घर ना पसंद आए इसलिए? इसका मतलब हो सकता है कि उस बच्चे के जो है विचारों को जो है विद्यालय में मान्यता मिल रही है, विद्यालय में वो खूब बात करता है और घर पे बात नहीं करता। इसका मतलब है वो घर में बात करने के लिए तो उसको मौका ही नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है जब वो कोई बात कहता हो तो डरा दिया जाता होगा, धमका दिया जाएगा, होता है वो डर के माहौल रहता होगा, मम्मी पापा उसको डरा देते होंगे, डांट देते होंगे, है ना, तो उसके विचारों को जो है मान्यता नहीं मिलती है। और इकलौती ऐसी जगह है जहाँ उसको बोलने का मौका मिलता है, खुल के बोलने का मौका मिलता है, वो है विद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षिका ये धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती है, ये किसका कारण है? तो देखिए, ये जो है लड़के बुद्धिमान होते हैं, लड़के जोखिम वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं। तो ठीक है, तो ये जेंडर जो है पक्षपात का जो है नियम है, उदाहरण पेश किया जा रहा है। ठीक है, पक्षपात का मतलब है कि एक तरफा। ठीक, आप पक्षपाती हैं मतलब एक तरफी है, मतलब आपने सीधा सीधा कह दिया कि लड़के बुद्धिमान होते हैं, जोखिम लेने वाले होते हैं, कोई भी रिस्क ले सकते हैं, वहीं पर जो लड़कियां होती हैं उनका काम है जी सर जी मैम कहना, आज्ञाकारी होना और ईमानदार होना। ठीक है, ठीक, तो ये जेंडर पक्षपात का जो है उदाहरण है। ठीक, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, लड़के भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आज के दौर में देखिए, आज के दौर में जो है लड़कियां फाइटर प्लेन तक उड़ा रही हैं, ठीक है, क्रिकेट तक खेल रही हैं, टेबल टेनिस खेल रही हैं, हर गेम कुश्ती लड़ रही हैं, ठीक है, साइकिलिंग कर रही हैं, हर ऐसा गेम जो हर एक चीज़, यहाँ तक कि वीडियो गेम्स में भी लड़कियां जो है आजकल बहुत तेज़ हो गई हैं। ठीक है, तो पक्षपात जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज अ व्यक्ति के तौर पे, हम मनुष्य के तौर पे, हम लड़कों के तौर पे कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़की ये नहीं कर सकती, लड़के ये नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें गलत हैं। ठीक, किसी बालक में जो है संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग जो होता है, संवेग का मतलब होता है इमोशंस। ठीक है, भावना, अंदर से जो है इमोशंस जब बहते हैं ना, तो इमोशंस कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे इमोशंस का मतलब है अंदर की भावना। अब जैसे आप दुख में होंगे तो वो दुख जो है आपका इमोशंस है, आप खुशी होंगे तो खुश आपका इमोशंस है, आप जो है गुस्सा करेंगे तो क्रोध आपका इमोशंस है ना, तो ये सारे इमोशंस है। तो देखिए, बालक की जो है संवेगात्मक अनुक्रिया है या फिर बालक की उद्दीप्त जो है अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है, या बालक द्वारा किसी विशेष दशा में किया गया जो है प्रत्युत्तर है, या बालक के असंगठित व्यवहार को जो है प्रदर्शित करता है। तो देखिए, मैंने अभी कहा संवेग का मतलब है बच्चे के अंदर जो है, बच्चा, व्यक्ति, मनुष्य, बूढ़ा, कोई भी हो। ठीक है, तो बालक के संदर्भ में मैं बच्चा बार बार कह देता हूँ, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि बच्चे का मतलब है बच्चे में ही संवेग पाया जाएगा। हम मनुष्य में पाया जाता है, सभी में संवेग के गुण पाए जाते हैं, यहाँ तक कि जीव जंतुओं में भी संवेग इमोशंस होते हैं। जैसे डॉग, सबसे ज़्यादा इमोशंस जो है डॉग में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो अवस्था होती है, ये बालक द्वारा जो है किसी विशेष दशा में, ध्यान रखिए, किसी विशेष दशा का मतलब है कि मान लीजिए बच्चा जो है कुछ मांग रहा है और आपने वो मांग जो है उसकी पूरी कर दी, है ना, तो डिज़ायर उसकी पूरी हुई, तो उस डिज़ायर में जो है उसको खुशी होगी। ठीक है, वो बिल्कुल
उसका चेहरा बिल्कुल खुशी के मारे लाल हो जाएगा, उसका चेहरा देखने का पता लगेगा आपको कि ये बड़ा मतलब उसको कोई चीज़ मिल गई है। वहीं अगर आपने चॉकलेट नहीं दी तो रोने लगेगा, दुख का भाव उसके अंदर संवेग बहेगा, ठीक है। तो वही विशेष विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, संवेग का एक यह है, जैसे कि संवेग जो है पॉजिटिव और निगेटिव तौर पे देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी अच्छा देखिए, इमोशंस की मेरा मान ऐसा है जैसे कि इमोशंस जो होते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति में इमोशंस अगर ज़्यादा हैं तो देखिए उसकी जो है तार्किक क्षमता, मतलब एक तो डिसीजन लेने की जो क्षमता होगी वो ध्यान रखिएगा कम होगी। इमोशंस ज़्यादा जो है आपको कार्य करने में जो है कहीं ना कहीं समस्या पैदा करता है। कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, आप एक डॉक्टर हैं और आपका जो है आपका बेटा या बेटी या वाइफ जो है उसका एक्सीडेंट हुआ। एज अ डॉक्टर जो है आपको ऑपरेशन करने जाता है। अब चूंकि आपको बच्चों के प्रति, आपकी वाइफ के प्रति या बिटिया के प्रति जो है आपका इमोशंस जो है अलग प्रकार का होगा अन्य पेशेंट्स को देखते हुए। तो ऐसी सिचुएशन में जो है आप जो है डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जब आप ऑपरेशन करेंगे तो आपका हाथ कांपेगा, आप ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, सही से जो है डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आपको डर लगा रहेगा कि कहीं गलती से कोई गलत ना हो जाए, जबकि आप वो सामान्य होगा आपके लिए, आपने वो हज़ारों बार ऑपरेशन किया होगा, फिर भी आपके लिए दिक्कत होगी। ऐसी सिचुएशन में आप किसी और को बुलाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डिसीजन लेने में जो है डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता है, दिक्कत होती है, ठीक है। इमोशन, जिस व्यक्ति में इमोशन ज़्यादा होंगे कहीं ना कहीं जो है उसके जो है सोचने की क्षमता थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमज़ोर कर देगी, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक जो है क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी जो है शिक्षण प्रक्रिया को क्या अपनाना चाहिए? तो देखिए, कठोरता, लचीलापन, या ना कठोरता ना लचीलापन, या कठोरता व लचीलापन दोनों। तो देखिए जो है इसका सही जवाब है लचीलापन। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में जो है बच्चे को जो है, टीचर को जो है लचीलापन जो है अपनाना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लचीलापन कहने का मतलब है कि उसको इन चीज़ों से बचना पड़ेगा, जातीय भेदभाव जैसे संदर्भों से बचना पड़ेगा। बोलना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप जातीय संदर्भों को ध्यान में रख करके बच्चों को ध्यान दें कि मतलब कुछ सामान्य जातियों को जो है कुछ अन्य जातियों पे, किसी खास जातियों पे आप फोकस करें और कुछ खास जातियों पे फोकस बिल्कुल ना करें, है ना। तो या फिर उनके बच्चों के ऊपर कमेंट कसें। तो ये सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए, लचीलापन अपना जो है रुख रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य, ध्यान रखिएगा, सुसाध्य करते समय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? तो देखिए, संकल्पना मानचित्र, या खोजी अधिगम, या सहज अनुमान लगाना, निष्क्रिय नकल। तो देखिए, अधिगम को जो है सुसाध्य करते वक्त, अधिगम को सीखते वक्त जो है बच्चों को जो है निष्क्रिय नकल से बचना चाहिए। ये नकल जो होता है बच्चों में जो है नकारात्मक, ध्यान रखिएगा, निगेटिव जो है एक तरीके से इस निष्क्रिय नकल से जो है बच्चों में जो है नकारात्मक जो है प्रेरणा मिलती है, ध्यान रखिएगा। इससे नकारात्मक होते हैं, नकारात्मक सोच बढ़ती है बच्चों के अंदर, है ना। और कहीं ना कहीं जो है बच्चे के जो है निष्क्रिय नकल से जो है बुद्धि का जो है डेवलपमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं डाउन होने लगता है, कम होने लगता है। बच्चा जो है तार्किक सोचता नहीं है नकल करने के। जैसे आजकल आप एग्जाम्पल समझिए, ऐसा छोटा सा एग्जांपल देखिए, आजकल आप म्यूज़िक सुनते हैं, गाना तो सभी सुनते होंगे, और गाना में जो है इंडियन म्यूजिशियंस होते हैं, ज़्यादातर म्यूजिशियंस जो है अपनी नकल करते हैं, दूसरे म्यूजिशियन के म्यूज़िक को कॉपी करते हैं। यहाँ तक कि अभी जो है पिक्चरें जो होती हैं वो भी कॉपी की जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने देखा हो, आज के समय में आदि पुरुष एक मूवी आई है। आज आदि पुरुष में जो है बहुत सारी जो है सीन्स जो हैं कहीं ना कहीं किसी मूवी से लिए गए हैं। जैसे कि कुछ मूवी के सीन जिसमें वैम्पायर जो है मतलब वो उड़ रहे होते हैं, ड्रैकुला टाइप के, है ना, तो वो जो है सीन हैरी पॉटर से लिया गया है। और एक सीन जिसमें गोल गोल राउंड होता है वो एवेंजर्स मूवी आपने देखी होगी तो उससे लिया है। तो कई सीन्स जो है ऐसे ऐसे जो है एप ऑफ द मंकी की एक पिक्चर थी, एप्स, जहाँ तक, है ना, उसका जो है सेम टू सेम मतलब सीन तक कॉपी कर लिया है। तो ये जो है निष्क्रिय नकल होती है। इससे बच्चे में जो है प्रेरणा, एक तो देखिए उसमें जो है नई चीज़ों को खोज करने की प्रेरणा खत्म हो गई। देखिए इसी से समझ लीजिए प्रेरणा उसके अंदर बिल्कुल नहीं रही, ठीक है, वो प्रेरणा उसके अंदर खो दिया है उसने, ठीक है। नई चीज़ें वो डेवलप ही नहीं करना चाहता हमारे जो हैं, या उनका जो है बुद्धि उतनी है ही नहीं, डाउन है, वो नकल करके काम चला रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, बुद्धि का जो है प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? तो थॉमसन, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक और बिने। तो देखिए
बुद्धि का जो है प्रतिदर्श जो है सिद्धांत वो है थॉमसन ने दिया था। ध्यान रखिएगा, थॉमसन ने। प्रतिदर्श सिद्धांत होता क्या है? देखिए, किसी कार्य को करने में, ध्यान रखिएगा, किसी कार्य को करने में व्यक्ति जब अपनी पूरी जो है मानसिक जो है क्षमता जो है लगा देता है, ठीक है, तो कार्य को करते हुए पूरी मानसिक योग्यता या पूरी मानसिक क्षमता का प्रयोग करना ही जो है प्रतिदर्श सिद्धांत कहलाता है। अब जैसे एग्जांपल देखिए, हर व्यक्ति के अंदर देखिए, हमें पता है कि स्पीयरमैन ने जो है देखिए स्पीयरमैन ने जो है एक सेकेंड, इस स्पीयरमैन ने जो है द्विकारक का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत कहा था जी फैक्टर और एस फैक्टर दो व्यक्तियों, है ना। तो और ध्यान, स्पीयरमैन के जिसमें जी फैक्टर होता है जो है एक सामान्य प्रकार का जो है बुद्धि होती है जो सभी में पाई जाती है, और एस फैक्टर किसी विशेष गुण होते हैं जो दूसरों में पाई जाती है। विशेष गुण का मतलब है जैसे कि म्यूजिशियन बनाने वाले, है ना, जो राइटर किताब लिखने वाले या कुछ नई रचना क्रिएटिविटी करने वाले, वो सामान्य फैक्टर वाले लोग नहीं कर सकते, ठीक है, वो उनके लिए स्पेसिफिक गुण होता है, विशिष्ट फैक्टर इसे कहते हैं। उसी तरीके से प्रतिदर्श सिद्धांत में थॉमसन ने कहा था कि किसी कार्य को करने में जो है अपना पूरी, मान लीजिए वो व्यक्ति जो है सामान्य होता वो सामान्य ही। कई बार ऐसा नहीं होता कि कई बार हमारे जो है हम लोगों से कहने, ये कैसे कर लिया तुमने, ये तो तुम्हारे मतलब लेवल का ही काम नहीं था, तुमने ये कैसे कर लिया, ये क्वेश्चंस तुमने कैसे कर लिया। जैसे कई बार होता है, मैंने आपसे कोई क्वेश्चंस पूछा और मुझे ये उम्मीद है कि ये बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, और आपने उसका आंसर दे दिया, तो मैं यही तो सोचूंगा कि अरे बाप रे, ये कैसे कर लिया। इसका मतलब है कि आपने अपनी क्षमता का जो है बहुत जोर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। जैसे कई बार होता है, जैसे कि मैं मैकेनिक नहीं हूँ और गाड़ी मैं लेके गया और गाड़ी मेरी बंद हो गई, और मैंने अपना कुछ तीम झाम कुछ किया और एकदम से जो है गाड़ी सही हो गई, चलने लगी, तो यही जो देखेगा तो वो यही कहेगा तुमको तो इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं थी। इसका मतलब है कि मतलब अपनी बुद्धि का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, मैंने प्रयोग करने का कोशिश की और वो चीज़ें सही हो गई, ठीक है। थॉमसन, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन की दृष्टि से ग्रेडों में अंकों का जो है वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले, देखिए ग्रेड सिस्टम होते हैं, मेरे ख्याल से आई गेस जो है, देखिए ग्रेड और नंबर, पहले अंक सिस्टम बांटते थे, अंक सिस्टम के अंतर्गत जो है परसेंटेज बताए जाते थे कि आपके 65% है, 75% है, 80% है, ठीक है। अब लेकिन जो है मार्कशीट जो आती है वो ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित होती है। अब ग्रेड सिस्टम्स होते हैं कि आपको जो है इतने परसेंटेज से इतने के बीच में ए ग्रेड मिला है, इतने से इतने के बीच में बी ग्रेड मिला है, तो ये सारी ग्रेडिंग सिस्टम होती है, ठीक है। इस ग्रेडिंग सिस्टम में मान लीजिए कि जैसे कि 7 ग्रेड दिए जाते हैं, ओ से ग्रेडिंग होती है, सबसे ओ, ए, बी, सी, डी, ये सब ग्रेडिंग है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो है जो ग्रेडिंग दी गई है बहुत अच्छा, और बी ग्रेड जिसको मिलता है वो 56% से 74% के बीच में अगर कोई मार्क्स लाता है तो वो बहुत अच्छा और बी ग्रेड श्रेणी में आएगा, अंतर्गत आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वहीं पे जो है 75 से 89% के बीच में वो ए ग्रेड श्रेणी में आएगा, ठीक। और वहीं 90 से 100% की वो ओ ग्रेड श्रेणी में आएगा। इसी तरीके से ग्रेडिंग जो है बनाई गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा जो है कथन जो है असंगत है, ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन हमें असंगत बताना है, देखिए, ठीक। तो देखिए पहले जो है बच्चों को जो है पहले 3 वर्ष, ध्यान रखिएगा, पहले 3 वर्ष जो है आंगनवाड़ी में प्री स्कूल में जो है एडमिशन लेना चाहिए, और यह कक्षा 9 तक से जो है व्यावसायिक परीक्षण इंटर्नशिप आरंभ की जाएगी। और इस शिक्षा पद्धति में जो है 5+3+3+4 पैटर्न का आयोजन किया गया था, ठीक है, फॉलो किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत जो है बच्चों की जो है सोच को अधिक तार्किक और रचनात्मक बनाना है। तो देखिए नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें इंटर्नशिप की भी बात कही गई है, पर इंटर्नशिप जो है 9वीं क्लास से ना शुरू होकर के, ध्यान रखिएगा, 6th क्लास से शुरू करी गई है। व्यावसायिक शिक्षा की बात कही जा रही है, ऐसी शिक्षाएं देना जो है बच्चे को जो है तार्किक क्षमता बढ़े, बच्चे की सोच बढ़े, बेहतर बढ़े, और जीवन में आगे उसका प्रयोग कर सके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए जैसे कि आप एक साइंस के स्टूडेंट है और साइंस में आपको बेहतर बनाने का प्रयास करा जाएगा इस शिक्षा नीति के तहत, ताकि आगे जाकर के आप जो है साइंस के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट्स लेते हैं, चाहे इंजीनियरिंग लें, चाहे आप कोई अन्य जो है कोर्सेज करें, ठीक है, कंप्यूटर साइंस करें या किसी अन्य कोर्स करें, तो आप जो है उसमें बेहतर कर सकें, ठीक है। तो ये उसका प्रयास रहता है। ये जो है ये इंटर्नशिप का जो है प्रारंभ जो होता है वो 6th से ही हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ये 6th से ही हो जाता है, ठीक, 6th क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप अपनी कक्षा में जो है अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी जो है कक्षा में काफ़ी जो है शैक्षिक भिन्नताएं देखने को मिलती है, इसका क्या कारण है? तो देखिए
इसका क्या कारण है? आपकी कक्षा में जो है कुछ छात्र जो है सो जाते हैं, या यह कुछ छात्र जो है पसंद नहीं करते, क्लासरूम को पसंद नहीं करते, आपको पसंद नहीं करते इसलिए नहीं पढ़ते, या जो है वो पूरी क्लासरूम जो है व्यक्तिक जो है भिन्नताओं से मतलब भरी हुई है, या उनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो है आप मेहनत भी करें, देखिए टीचर के तौर पे देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि आप टीचर के तौर पे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है आप जो है कहीं योग्यताओं के स्तर पे अगर देखें तो उसमें बहुत सारी भिन्नताएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसमें जो है भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों में जो है व्यक्तिगत गुण पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कुछ बच्चे हो सकता है इस स्कूल में, इस क्लास में जो है सामान्य सामान्य बच्चे होंगे, ठीक है, कुछ जो है विशिष्ट बच्चे होंगे, ठीक, तो कुछ विशिष्ट हो गए, कुछ समान हो गए, कुछ प्रतिभाशाली होंगे, ध्यान रखिएगा, कुछ प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। तो ये सारे बच्चे होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से भिन्नताएं अलग अलग होंगी। सामान्य बच्चों को जो है आईक्यू अपने लेवल से 9 से 190 से 110 के बीच में होगा, तो वो सामान्य रूप से समझ पाएंगे। विशिष्ट लोगों को थोड़ा और समय लगेगा, तो जब क्लासरूम में निरीक्षण होगा तो हो सकता है विशिष्ट बच्चा जो है वो उसका जवाब ना दे पाए और प्रतिभाशाली बच्चा तुरंत आंसर दे जाए, और ठीक, तो ये इस तरीके से है इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जो है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? ध्यान रखिएगा, कौन सा जो है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए जो है अध्ययन करना, या एक गतिविधि में जो है रुचि के कारण अध्ययन करना, या जो है शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना, या प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन करना। तो देखिए सही जवाब क्या है? तो देखिए आंतरिक प्रेरणा जो होती है, मतलब इंटरनल मोटिवेशन जिसे कहते हैं। मोटिवेशन का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर एक ऐसी ऊर्जा जनरेट होती है जो मनुष्य को जो है, व्यक्ति को, बच्चे को जो है कोई एक जो है कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है, ठीक है, या कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब देखिए आंतरिक प्रेरणा मतलब व्यक्ति को जो है, आंतरिक प्रेरणा वाला व्यक्ति जो होता है वो आंतरिक रूप से रुचि रखता है किसी भी कार्य करने के लिए, मतलब उसको बाहर से प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती है। हमको आपस में किसी को जो है ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पढ़ाई करो, पेपर लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है पढ़ाई में व्यतीत करो। वो अपना स्वयं में जो है पढ़ने में जो है खोया रहता है, उसको जो करना है वो स्वयं से करेगा, ठीक है। तो वो एक गतिविधि में जो है रुचि के कारण जो है ऐसा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो मान लीजिए उसके अंदर जो है, मान लीजिए कि एक जो है बच्चा जो है उसका एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो उसके माता पिता को कभी ये कहना नहीं पड़ता कि बेटा जो है पढ़ाई करो, क्योंकि वो खुद से स्वयं से अपनी किताबें लेकर के पढ़ने लगता है। उसका एक टारगेट है कि मुझे क्लासरूम में स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर लाना है, इसके लिए वो पढ़ता है, ठीक है। तो वो स्वयं से आंतरिक रूप से प्रेरित है, आंतरिक रूप से जो है मोटिवेटेड है, और वो अच्छे मार्क्स लाने के लिए खुद ही से स्वयं से प्रयास कर रहा है, किसी अन्य की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध आवश्यकताओं वाले जो है शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से जो है विकल्प उपलब्ध नहीं कराने चाहिए। देखिए कौन से? तो सामग्री का प्रस्तुतिकरण, संचार और अभिव्यक्ति, सूचना के दृष्टिकोण, और शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। तो देखिए कौन सी चीज़ नहीं उपलब्ध करानी चाहिए? एक शिक्षक को जो है विकल्प जो है उपलब्ध नहीं कराने चाहिए, वह है शिक्षार्थियों के बारे में जो है रूढ़िबद्धता जो है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। आई गेस मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर पता होगा। यदि आप जो है अपनी कक्षा के बच्चों में जो है ये भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालयी उपलब्धियों में जो है सफल होना चाहिए, इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? तो देखिए, या बच्चों की जो है बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे। तो देखिए हमने कहा कि विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि बच्चों के जो है बौद्धिक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, तार्किक क्षमता का विकास करना है, बौद्धिक क्षमता का विकास करना है, संज्ञानात्मक क्षमता का विकास करना है, ठीक है। यहाँ तक कि बच्चे के जो है उपलब्धि के लिए जो है सामाजिक जो है रूप से परिपक्व करना पड़ेगा बच्चा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी। बच्चे को जो है मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, बच्चे को सही दिशा दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो है बच्चा जो है कभी कुछ पढ़ रहा है, कभी कुछ पढ़ रहा है, कभी किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो उसको जो है मार्गदर्शन देंगे, ठीक है, ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बच्चा जो है किशोरावस्था में हो सकता है, बाल्यावस्था में हो सकता है, सीखने की स्टेज में हो सकता है, तो बच्चे को जो है नई दिशा की ज़रूरत होती है, हर बच्चे को ज़रूरत होती है, इसलिए मार्गदर्शन ज़रूर दीजिए, ठीक है। उन मार्गदर्शन देने में देखिए अपनी चीज़ें मत थोपिए, बच्चे को भी समझिए कि बच्चा क्या करना चाहता है, और जो बच्चा करना चाहता है उसमें जो है बच्चे की हेल्प करिए, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है।
अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे। देखिए पढ़ाते हुए ना बच्चों को जो है हमेशा नई जो है तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आज के समय में आधुनिक तरीके से पढ़ाने का मतलब है नए नए तरीके से उदाहरण के साथ पेश करिए। किसी जैसे मैंने ये एग्जाम्पल जो है क्वेश्चंस को रीड करते हुए मैंने कितने पॉइंट्स बताए, तो इस तरीके से बच्चों को जो है समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रीड किया और ऑप्शंस पढ़ा और आंसर बता दिया बस बात खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसका आंसर जो है डी नंबर है, इसका सभी आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक ऐसी स्थिति जहां परिणाम अनिश्चित है। ध्यान रखिएगा परिणाम जो है अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर लगा हुआ है। ठीक है, परिणाम के बारे में पता नहीं कि क्या होगा, पास हो गए फिर फेल हो गए, या अच्छे नंबर आएंगे कि बेकार नंबर आएंगे, कि आप ये मैच जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। लेकिन ध्यान जो है आपका इस बात पे लगा हो कि हम तो फेल ही होंगे, पक्का फेल होंगे, ये आज मैच हार जाएंगे। ठीक है, या मुझे आज ये सामान नहीं मिलेगा, यही सोच सोच के। तो ये भाव जो है बच्चे के अंदर होता है, ये क्या है, ऊब, दुश्चिंता, क्रोध या शर्म। तो देखिए ये भाव जो होती है चिंता की होती है, दुश्चिंता की होती है। ध्यान रखिएगा चिंता, इस अवस्था में जो है बच्चा जो होता है, ठीक है, किसी चीज़ को लिए ज़्यादा चिंतित होता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सोचता है। इसमें जो है बच्चे के अंदर जो है नकारात्मक ख्याल ज़्यादा आते हैं। ठीक है, उसी को ध्यान में रखता है, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर। तो इससे क्या होता है बच्चे का जो है चीज़ें जो है रिजल्ट बिगड़ सकता है। जैसे कि पेपर देते वक्त जो है बच्चा ये इस बात पे ध्यान दे कि मान लीजिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं, मैंने तैयारी तो पूरी की है, मैं कैसे नंबर ला सकता हूँ, है ना, मेरा पेपर कहीं ख़राब ना जाए। तो इसमें बच्चा जो है ज़्यादा सोचने लगता है। ठीक है, जो चीज़ अभी हुआ नहीं उसके बारे में भी सोच रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल बच्चे में है जो है नकारात्मकता का जो है कहीं ना कहीं जो है बढ़ाने लगती है। नकारात्मक जो है विचार बच्चों के अंदर पैदा होने लगते हैं। ठीक है, ठीक, तो ऐसे बच्चों को जो है दुश्चिंता वाले बच्चों को ध्यान रखिएगा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, खास मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चों को जो है मोटिवेट करिए तो जो है बच्चे जो है अपने आप जो है सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। ठीक, भारतीय संसद ने जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है। तो देखिए दिव्यांग व्यक्तियों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारित किया है, तो देखिए बिल्कुल भी नहीं। या दिव्यांग के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम बहुत पहले पारित हो चुका है। तो देखिए निशक्त व्यक्ति जो है अधिकार अधिनियम जो है पारित किया गया है। इसमें जो है सामान्य रूप से जो है निशक्त बच्चों के लिए जो है जिनकी शारीरिक क्षमता है, जिनकी शारीरिक अक्षमता है मतलब, और जो मानसिक अक्षमता है ना, इनके बच्चों के लिए समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और जो है समाज में जो है भागीदारिता जो है सुनिश्चित करने की दृष्टि से जो है ये कानून लाया गया था। ठीक है, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं जो है मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत, किशोरावस्था तक, वृद्धावस्था तक, युवावस्था तक। तो देखिए अधिगम जो है इसका सही जवाब देखिए अधिगम जो है, इस परिभाषा को समझिए कि अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। मतलब क्या है, व्यक्ति जो है लर्निंग जो होती है, अधिगम जिसे कहते हैं, लर्निंग जो होता है व्यक्ति का जीवन पर्यंत चलता है ना। वो जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। वो मृत्यु तक ही कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ध्यान रखिएगा मृत्यु तक सीखता रहता है, चाहे वो भाषा सीखे, चाहे वो शारीरिक कोई जो है कला सीख ले, या कोई आर्ट सीख ले, है ना, या कोई पढ़ाई से रिलेटेड जो है बौद्धिक ज्ञान सीख ले। तो ध्यान रखिएगा जीवन पर्यंत चलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बालक जो है अपने चारों ओर जिन वस्तुओं, ध्यान रखिएगा, अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वो कहलाता है। तो देखिए जब कोई चीज़ हमारे आसपास होती है, मतलब मौजूद होती है, जिस चीज़ों को हम जो है देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं या छू सकते हैं, तो वो कहलाता है, ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष चिंतन। डायरेक्ट जो है डायरेक्ट चिंतन कहलाता है। ध्यान रखिएगा प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट चिंतन कहलाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर जो है तार्किक चिंतन में बच्चा जो है तार्किक सोच प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा तार्किक सोच प्रदर्शित करता है। वहीं पे जो है कल्पनात्मक चिंतन में बच्चा जो है काल्पनिक चीज़ों के बारे में सोचता है ना। जैसे सुपरमैन की पिक्चर देखा है तो सुपरमैन के ही ख्याल रहेगा, या थॉर टाइप की है ना, इस टाइप की मूवी देखा है तो बच्चा जो है इन्हीं के बारे में सोचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो अस्पष्ट हों। मतलब क्या टीचर के तौर पे जो है जो चीज़ें अस्पष्ट हों, जिन चीज़ों के बारे में जो है आपको पता ना हो कि ये सही है या गलत है ना, या उनके बारे में जो है आपको जो है ज़्यादा जो है फैक्ट्स ना मिले, तो क्या उनको बढ़ावा देना चाहिए, या फिर ऐसी चीज़ों को पढ़ाने का कोशिश करना चाहिए जो बहुत हार्ड हो, कठिन हो या अर्थहीन हो, जिसकी कोई मीनिंग ही ना हो। तो देखिए क्या करना चाहिए, तो देखिए उसको
जो है एज अ टीचर जो होता है वो सांस्कृतिक जो है चीज़ों को जो है बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है बच्चा जो है सांस्कृतिक चीज़ों को सीख करके जो है बच्चे के जो है मानसिक, इन्हीं चीज़ों से जो है सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त चीज़ों से जो है बच्चे का जो है मानसिक विकास होता है। ध्यान रखिएगा, बच्चे का जो है मानसिक विकास इसी के माध्यम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बालकों में जो है नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्नलिखित में से कौन सी विधि को अपनाया। ध्यान रखिएगा, नैतिक विकास के संदर्भ में जो है बात कही जा रही है, क्वेश्चन बिल्कुल नया है। और जीन पियाजे ने जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है विधि को अपनाया है। ये साक्षात्कार विधि, जांच पड़ताल विधि, तार्किक विधि या ये सभी। तो देखिए ये जो है जीन पियाजे ने जो है साक्षात्कार विधि को अपनाया था, ध्यान रखिएगा, नैतिक विकास को समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं कुछ भी नहीं आदि जो है ऐसी प्रबल भावनाएं जो है विकास की जो है किस अवस्था की रंग इंकित करती है। तो देखिए विकास की जो है ये कुछ अवस्थाएं हैं। ठीक, उसमें से जो है इसमें से एक अवस्था ऐसी है जिसमें मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं, ये अवस्था होती है आमतौर पे जो है आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था कहते हैं। बच्चे को जो है अपनी आइडेंटिटी के बारे में ही कन्फ्यूज़न होता है कि मैं क्या क्षमता रखता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। आइडेंटिटी क्राइसिस इसको कहते हैं। ठीक है, इस स्टेज में जो है बच्चा जो है स्ट्रेस से गुजरता है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस से गुजरता है, तनाव से गुजरता है, तूफान की अवस्था होती है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था, इसीलिए इस स्टेज को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तो ये अवस्था होती है किशोरावस्था। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। और तर्क दिया गया है कि भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और जो है सीखने के प्रति जो है महत्वहीन होती हैं। तो देखिए इसको देखिए, अभिकथन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक टीचर को जो है विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक जो है अवधारणाओं को जो है साझा करने का जो है अवसर प्रदान करना चाहिए। ये बिल्कुल सही जवाब है। और वहीं पे जो है भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं जो हैं आधारहीन होती है, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा है हमेशा आधारहीन होती है, मतलब 10 में से अगर मैंने ऐसी बातें हुई सुनी तो 10 में से 10 होती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब हुआ ए सही है और आर गलत है। ध्यान रखिएगा, भ्रांतियां जरूरी नहीं कि हमेशा आधारहीन हो, वो ज़रूरी हो सकती हैं कि वो सही भी हो सकती हैं, वो सत्य पर आधारित हो सकती हैं और जानकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी नंबर है। ए सही है लेकिन जो है तर्क जो है इसका गलत है। ठीक, निम्नलिखित में से जो है कौन से कारकों द्वारा जो है विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो देखिए बच्चों का जो है अधिगम जो है प्रक्रिया जिस तरीके से हम करते हैं उसको सिखाने का प्रयास करते हैं उससे जो है प्रभावित होता है। तो पारिवारिक जो है समाजीकरण के द्वारा जो है प्रभावित होता है, यह समकक्षी जो है संबंधों से प्रभावित होता है, यह सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित होता है, या जो है बच्चों का जो है आत्मसम्मान से प्रभावित होता है। तो देखिए अगर समाजीकरण का मतलब परिवार में जैसे बच्चे का जो है किस तरीके से लालन पालन हो रहा है, पोषण उसको किस तरीके से मिल रहा है, उसके जो है परिवार में उससे बातचीत कैसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है अगर उससे अच्छे से बात कर रहे हो, है ना, उस बच्चे को जो है मोटिवेट कर रहे हो, नई नई चीज़ें सिखाने का प्रयास कर रहे हो, उसके क्रिएटिव चीज़ों को जो है आइडियाज़ को जो है मान्यता दे रहे हो, उसको बोलने का पूर्ण मौका दे रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं अधिगम अच्छा होगा। ठीक है, समकक्षी संबंधों का मतलब है कि अगर अच्छे लोगों के साथ जुड़ेगा तो अधिगम अच्छा होगा, और बुरे लोगों के साथ जुड़ेगा, बुरे दोस्तों के साथ उठेगा बैठेगा तो गलत आदतें सीखेगा। उसी तरीके सांस्कृतिक मूल्य जो है बच्चे का जो है अधिगम प्रक्रिया को जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, वो बच्चे का आत्मसम्मान जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं जो है बच्चे को प्रभावित करता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रूप में। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका आंसर जो है सही इसका आंसर है 1 2 3 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप जो है नहीं होना चाहिए, तो किस तरीके का नहीं होना चाहिए? क्या बच्चों के लिए जो बुक्स होती हैं उसमें जो सिलेबस होता है क्या वो सिंपल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, या आर्थिक अनुसार जो है आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, या पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, या वातावरण के अनुकूल होना चाहिए? तो देखिए बच्चों का जो है पाठ्यक्रम होता है, पाठ्य पुस्तक होती है जो है
वो पूर्व ज्ञान पर आधारित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए तो बच्चे को जो है सिलेबस जो है सिंपल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, आर्थिक उनकी आवश्यकताओं के जो है अनुरूप होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है उनकी जो है किताब जो है सस्ती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किताबें इतनी महंगी हो रही कि बच्चे बेचारे खरीद नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और उनके वातावरण के अनुकूल होने चाहिए, कि मतलब कहने का मतलब है कि अगर सेकंड क्लास का बच्चा है तो सेकंड क्लास के ही अनुरूप जो है उनके वातावरण के अनुरूप जो है वो सिलेबस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेकंड क्लास के बच्चे को जो है फिफ्थ क्लास की जो है बुक पढ़ाओगे तो वो कैसे समझेगा। तो ठीक, इसका आंसर जो है सी नंबर जो है गलत है, बाकी तीन ऑप्शंस जो है सही है। कोलबर्ग के अनुसार जो है नैतिक विकास का जो है प्रथम चरण कहलाता है, वो कौन सा प्रथम चरण है? तो देखिए, दंड और आज्ञा पालन की अभिमुखता, परस्पर जो है एक रूप अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता। तो देखिए, कोलबर्ग ने जो है नैतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नैतिक का मतलब होता है अच्छे और बुरे का जो है पहचान करना आना चाहिए। इस संबंध में अगर हम बात कहें तो देखिए, समाज के अनुरूप जो है आचरण करना, ठीक है। ठीक, एक कुछ मानक होते हैं आज समाज में, तो उसी के अनुरूप जो है आपको आचरण करना होता है। तो इसके अंतर्गत जो है तीन जो है लेवल दिए गए हैं, जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और कन्वेंशनल लेवल। तो देखिए, जो है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता है, ध्यान रखिएगा, ये जो है प्री कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आता है, प्रथम चरण के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, प्रथम चरण के अंतर्गत आता है प्री कन्वेंशन, दंड और आज्ञा पालन जो है, ठीक है, जिसे पनिशमेंट एंड ओबीडियंट कहते हैं। इस अवस्था में ध्यान रखिएगा, इस अवस्था में जो है बच्चा जो होता है आज्ञाकारी होता है, ठीक है। वो किसी चीज़ को दंड के भाव से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। मतलब क्या है कि वो इसलिए बच्चा जो है शैतानी नहीं कर रहा है क्योंकि उसको जो है डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, इसलिए वो उससे कोशिश कर रहा है कि मैं ऐसे किसी स्थिति में ना फंसूं जिसमें जो है मुझे मम्मी पापा मुझे डांट दे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक। और वहीं पे जो है बाकी जो है अभिकथन ए, ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए, शिक्षकों को जो है बच्चों का जो है आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन जो है तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तर्क दिया गया है, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों के जो है प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो देखिए, इसका सही जवाब देखिए क्या है। तो इसका सही आंसर है, इसका दोनों ही इसके सही हैं, और ये आर जो है मतलब तर्क जो है अभिकथन की जो है सही व्याख्या करता है। इसका आंसर ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्ची जो है लिखाई में निरंतर जो है कठिनाई का सामना कर रही है। ध्यान रखिएगा, लिखने में उसको दिक्कत हो रही है, उसे अक्षर बनाने और अक्षरों के बीच जो है अंतर करने में जो है कठिनाई हो रही है, ठीक। तो ये लक्षण जो है किस अधिगम विकार की ओर संकेत करते हैं? तो देखिए, ये लक्षण होते हैं आलेख जो है वैकल्य की ओर जो है शिकायत करते हैं। ध्यान रखिएगा, पठन में जो है बच्चा जो है पठन संबंधी समस्या होती है, जिसमें जो है बच्चा जो है पढ़ने जो है शब्दों को पढ़ नहीं पाता है, रीड नहीं कर पाता, ध्यान नहीं लगा पाता उन चीज़ों को कि क्या लिखा है, ठीक है। गणना संबंधी में गणना चीज़ों की दिक्कत होती है, जैसे कैलकुलेशन से संबंधित ही हो गई, या जोड़ घटाना हो गया, है ना। या फिर किसी ने कहा कि चलो ये लो 500 की गड्डी या 50 की गड्डी और इसको जो है जोड़ के बताओ कि कितने नोट है, तो वो से ही गणना संबंधी में दिक्कत होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा में जो है कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है। ध्यान रखिएगा, बच्चों की दृष्टि से देखें तो बच्चों की जो है नज़र कमज़ोर है और वे पढ़ने में भी कमज़ोर है। ध्यान रखिएगा, पढ़ने में भी कमज़ोर है। तो वो आपसे निवेदन करती है कि हमें जो है ब्लैक बोर्ड जो है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, तो आगे बैठने की हमें अनुमति दी जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल है, आप ऐसी स्थिति में बिल्कुल जो है आप उनको जो है मतलब आगे बैठने की अनुमति देंगे। तो ऑप्शंस चलिए रीड करते हैं। उन्हें डांट देंगे, तो ये बिल्कुल यहाँ से गलत हो जाता है। उन्हें चश्मा प्रयोग करने की बिल्कुल सलाह देंगे, तो वो तो उसके लिए नॉर्मली होगा। देखिए, दृष्टि से कमज़ोर है तो बच्चे ने तो ऑलरेडी चश्मा पहन रखा होगा, तो आपको सलाह ऐसी देनी है जो आपको जो है काम करे एज अ टीचर, ठीक है। उसको जो है फैमिली हो सकता है चश्मा इसलिए नहीं पहन रहा हो कि कोई पैसे की दिक्कत हो, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। इसका आंसर मैं समझाने की दृष्टि से ज़्यादा बता दिया मैंने, ठीक है। उसकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे और वो श्यामपट्ट पर जो है लिखी सामग्री को देख सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको समझ लीजिए पहले एक बार और, ठीक। तो वो आगे बैठ जाएगा, इससे क्या होगा? तो टीचर का जो फर्ज बनता है कि जब आगे बैठे तो हो सकता है कि श्यामपट्ट पे जो भी लिखे टीचर वो बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखे, ताकि बच्चा जो है सही से देख सके। दूसरी चीज़ है तेज शब्दों में जो है प्रोनाउंस करें, तेज शब्दों में बोलने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे बच्चों की जो है
जिनकी आंखों की जो है शक्ति कमज़ोर होती है, उनकी सुनने की शक्ति अच्छी होती है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो है बच्चा जोर जोर से बोली हुई चीज़ों को जो है अडॉप्ट करेगा, ठीक है। और हो सकता है कि नई जो है विज्ञान तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे टीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो है ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, या फिर ब्रेल लिपि जो है बच्चों को दे देंगे, ठीक है। ऐसी पुस्तकें मंगवाएंगे जो ब्रेल लिपि पर आधारित होगी, तो बच्चे जो है उनको स्पर्श करके जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें करेंगे, इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है, ठीक। निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है सृजनात्मक जो है विद्यार्थी की पहचान नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। सृजनात्मक मतलब है क्रिएटिविटी माइंड वाला व्यक्ति जो है, जो किसी भी एक नई चीज़ का सृजन कर दे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नई चीज़ का जो है बना दे, उसको जो है सृजनात्मक जो है विद्यार्थी कहेंगे, उस सृजनात्मक जो है बालक कहेंगे, स्टूडेंट कहेंगे। तो देखिए ऐसे जो है उनकी जिज्ञासा नहीं होती। सृजनात्मक बालक जो है जिज्ञासु प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्रिएटिव माइंडेड वाले जो बच्चे होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं, किसी कार्य को जो है करने के लिए बड़ा जो है उत्सुक रहते हैं, ठीक है। या अभिसारी सोच वाले होते हैं। तो देखिए सृजनात्मक विद्यार्थी जो होते हैं उनकी सोच जो होती है अपसारी होती है। अपसारी का मतलब होता है कि वो मान लीजिए एक ड्राइंग बनाना चाहते हैं, तो उस ड्राइंग के जो है वो कई जो है स्वरूप प्रदर्शित कर सकते हैं, इतनी क्षमता होती है। मान लीजिए वो गणेश जी की मूर्ति जो वो 10 टाइप की बना देंगे, तो वो जो टाइप 10 प्रकार का जो है ना, वो होगा अपसारी। और अभिसारी के अंतर्गत होता है कि मान लीजिए कि सारी चीज़ों को जो है एक के अंदर डलाना होता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने कहा कि आपको इसका उत्तर देना है, तो वो उत्तर जो है आपको इस किताब से पढ़ के याद करके आंसर देना है, और आपने वो पढ़ा और आंसर दे दिया। और जब मैंने आपसे कहा कि इस जो है इस उत्तर की जो है इस कहानी का जो है आपको इस कहानी का जो है स्टोरी आपको लिखना है, तो वो जो है बच्चा सोचेगा और नए तरीके से लिखना है, ये भी मैंने अगर बताया, तो वो अपसारी सोच होगी। अभिसारी जो है वो नैरो होती है, छोटी होती है, ठीक है। और अपसारी जो होती है वो बड़ी होती है। तो सृजनात्मक जो है क्रिएटिविटी माइंड के तौर पे जो है देखें तो अपसारी जो है सोच कहलाती है। ये आंसर यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। आज के जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे मैंने वो आज समाप्त हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। आज का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा, 50 लाइक्स का जो टारगेट है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।